Dear students, today we will discuss some basic problems based on electromagnetic induction EMI. EMI जो हम जानते हैं कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी कॉइल में तो उस कॉइल में ऑटोमेटिकली एक इंड्यूस EMF आ जाता है, इंड्यूस करंट आ जाती है। तो उसी बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड B shown in figure is directed into the plane of paper. ACDA is a semicircular conducting loop of radius r with the center at O. The loop is now made to rotate clockwise with a constant angular velocity omega about an axis passing through O and perpendicular to the plane of the paper. The resistance of the loop is capital R. Obtain an expression for the magnitude of induced current in the loop. Plot a graph between the induced current I and omega t for 2 periods of rotation. Dear students, अब इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है। मैंने जो सेमी सर्कुलर लूप हमें प्रॉब्लम में गिवन है उसको इस प्रोटेक्टर से मैंने शो कर दिया है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि इस लूप को हमने रोटेट किया है। तो आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, EMI का मतलब होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। जब तक कि इस सिचुएशन में है तो अभी इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर हम इसको रोटेट करते हैं, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से रोटेट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये जो पोर्शन है इसका लूप का वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू BA वो भी इंक्रीज होगा। तो आपका प्रॉब्लम यही है कि जब हम इसको इस तरह से पूरा घुमा रहे हैं तो आप देख रहे हैं इसका एरिया लगातार बढ़ रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से एरिया इंक्रीज होते 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 फिर ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया इसका फील्ड के अंदर आ गया है। इसका हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहे हैं विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये यहाँ से फिर इस तरह से रोटेट होगा। अब आप देखेंगे कि इसका फिर एरिया डिक्रीज होना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गया है, तो ये डिक्रीज होना शुरू हो गया है एरिया, और फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। और इन दिस वे फिर इस तरह से इसके रोटेशन की वजह से आप देख रहे हैं कि लगातार एरिया डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज होगा, फिर यहाँ पे दोबारा इंड्यूस EMF हो जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगी। तो उसी इंड्यूस करंट के लिए हमें एक ग्राफ को प्लॉट करना है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी 2 रोटेशन के लिए, जब हम इसको 2 रोटेशन कंप्लीट कर देंगे तो इस 2 रोटेशन के लिए इस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है। लेट इट बी, जब लूप को हमने रोटेट किया, इस सेंस में आपको प्रॉब्लम में दे रखा है कि एंगुलर स्पीड ओमेगा से हमने इसको इस तरह से रोटेट किया है। लेट इट बी, लूप का जो पोर्शन फील्ड के अंदर आ गया है वो इस रेडियस वेक्टर से, रेडियस वेक्टर इज R इज हियर, इससे जो एंगल बना रहा है, लेट दिस एंगल इज थीटा हियर। तो आपको ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया है इसका एरिया कितना होगा। तो यू टू फाइंड आउट दिस एरिया हियर, आपको ये एरिया चेक करना पड़ेगा, ये एरिया कितना है। तो इस एरिया को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जो पूरा हमारे पास सेमी सर्कुलर लूप है, यू नो वेरी वेल, सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल इज πr²/2। तो हम जानते हैं कि जो पूरे सेमी सर्कल का जो एंगल होता है दैट इज पाई हियर। सेमी सर्कल में जो एंगल बन रहा है कितना है, पाई है। तो पाई एंगल के लिए फॉर एंगल पाई द एरिया इज, वो है आपके पास πr²/2। तो फॉर एंगल 1 रेडियन यूनिट के लिए जो एरिया बनेगा, 1 रेडियन के लिए जो एरिया बनेगा वो कितना बन जाएगा, आप देख रहे हैं πr²/2π। ये यहाँ से नीचे आ जाएगा 1 के लिए। तो आपके पास कितना एंगल है, फॉर एंगल थीटा। एंगल थीटा लूप का वो पोर्शन है जो फील्ड के अंदर आ गया है, तो उसके लिए एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस एरिया बिकम हियर πr²/2π इंटू थीटा। इन दिस वे जो एरिया आपने फाइंड आउट कर दिया है वो एरिया कितना आ गया है, इट इज़ हियर r²θ/2, इट इज़ द एरिया हियर। यहाँ पे थीटा एंगल जो रोटेट हुआ है उसको कवर करने में टाइम कितना लगा, t टाइम लगा। तो टाइम टेकन कितना है यहाँ पे, लेट इट बी, जिस इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं दैट टाइम इज t इज हियर, एंड वी नो वेरी वेल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये हम जानते हैं। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से एरिया कितना बन जाएगा हमारा, दिस एरिया बिकम ऑटोमेटिकली
आर स्क्वायर बाई 2 एंड थीटा कितना है ओमेगा टी। ये हमने एरिया को इन टर्म्स ऑफ टाइम के सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो एसोसिएटेड हो जाएगा एंड इट बिकम हियर बी इंटू एरिया बी ए, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा एंगल जो थीटा होता है बी और ए के बीच का वो 0 डिग्री हो जाएगा। फाई इक्वल टू बी ए हम यूज़ करते हैं तो इट बिकम हियर बी इंटू एरिया इज आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। ये हमने फ्लक्स को सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ से फ्लक्स के सॉल्व होने के बाद अब हम ईजिली इंड्यूस ईएमएफ को सॉल्व कर सकते हैं कि सिचुएशन में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज you know very well induced EMF is equal to minus of d phi by dt। ये हमने यूज़ कर लिया है तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ डी बाई डी टी एंड यू गॉट दिस फाई इज बी आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। इंड्यूस्ड EMF बिकम हियर माइनस ऑफ बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट आएगी ये आपने इंड्यूस EMF कैलकुलेट कर दिया तो इंड्यूस करंट I इज इक्वल टू ई बाई रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, इट बिकम हियर माइनस ऑफ बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2r इट बीइंग द इंड्यूस करंट हियर। और आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी कांस्टेंट है, रेडियस r कांस्टेंट है, ओमेगा जो एंगुलर स्पीड है वो भी कांस्टेंट है, ये रेसिस्टेंस है इसका वो भी कांस्टेंट है। इन दिस वे दिस करंट I इज कांस्टेंट हियर। तो ये आपने करंट को सॉल्व कर दिया है। जो आपने अभी प्रॉब्लम में करंट को सॉल्व करके निकाला है उस करंट की डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल। यहाँ पे जैसे ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द स्क्रीन मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं जो इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा कि ये इंक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स जो इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटसाइड आ जाएगा इन दिस वे, दिस वन। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू induced current. It is the magnetic field due to induced current and this magnetic field will oppose the given magnetic field. And in this example, in this situation, this magnetic field is increasing into the board. Therefore, this induced current will develop in such a way that magnetic field will just opposite to this one. और इस तरह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा और इंड्यूस करंट ये आ जाएगी। यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी। इज द केस इज द डिस्कशन when the loop is entering to the magnetic field। यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली है कि जब ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है। लेट यू डिस्कस द सेकंड सिचुएशन व्हेन द लूप कम्स आउटसाइड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से ये लूप रोटेट होकर के इस तरह से ये बाहर आ रहा है। अब इस सिचुएशन में लेट इट बी जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था सिमेट्रिकली ये थीटा एंगल से इसने एंट्री की थी। जब ये यहाँ से घूम के वापस आएगा तो मैं फॉर ए मोमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ कि थीटा एंगल बाहर आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अब जो एरिया है वो एरिया हमारे पास ये है। तो आप बड़े ध्यान से समझ सकते हैं इस बात को कि ये एरिया कितना होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया कितना होगा। अब एक पॉइंट ये अराइज होता है कि हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इस सिचुएशन में जो लूप था वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा था, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट कर देगा और उसके बाद जब ये बाहर निकलेगा तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये चेक करना है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो वो सिचुएशन क्या बनेगी। तब यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो एरिया विद इन मैग्नेटिक फील्ड है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास इस सिचुएशन में, जो एरिया विद इन मैग्नेटिक फील्ड आएगा ए विल बी इक्वल टू, इट विल बी जो पूरे लूप का एरिया होता है हमें पता है वी नो वेरी वेल पाई आर स्क्वायर बाई 2 ये पूरे कंप्लीट लूप का एरिया है। और जो ये थीटा जो बाहर आउटसाइड आ गया है, जो पोर्शन लूप का मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया है, इसका एरिया हमें पता है, ये हमने सॉल्व कर रखा है। इट इज यर आर स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस आर स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा यू नो वेरी वेल ओमेगा टी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 एंड थीटा इज ओमेगा टी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बन जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए, इट बिकम हियर बी इंटू ये आपके पास एरिया बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस
बी इंटू आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू। ये आपने यहाँ पे फ्लक्स को कैलकुलेट कर दिया। तो इंड्यूस EMF E कितना आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम हियर E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी एंड फाई इज कंसर्न, फाई आपने सॉल्व कर रखा है, इट इज हियर बी इंटू पाई आर स्क्वायर बाई टू माइनस बी आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सारा जो वैल्यू है ये सारा एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो इट बिकम हियर जीरो और ये माइनस माइनस इट बिकम प्लस एंड इट बिकम बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू, क्योंकि ये टी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ से 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इंड्यूस आपका आ गया है वो कितना आया, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू इज है। तो इंड्यूस करंट कितनी आ जाएगी, ई बाई रेसिस्टेंस आर, और ई आपने सॉल्व कर दिया है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, इट बिकम हियर बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू आर। इट इज़ द इंड्यूस करंट अगेन। इसकी डायरेक्शन में आप समझ रहे हैं कि अब जो ये लूप है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, इट मीन से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो जो इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड थंब होता है ये अपने कॉज का अपोज करेगा। कॉज क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना। तो थंब चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज ना हो, तो इसको सपोर्ट कर लेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट का इनटू द बोर्ड चला जाएगा, इनटू द स्क्रीन चला जाएगा और इंड्यूस करंट हमारी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इंड्यूस करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ड्रॉ कर सकते हैं, वो ये कि जो इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड पहले हमारे पास था, आप देख रहे हैं कितना है, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू आर। ये इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड पहले है जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा था, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है उस टाइम पे इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है। लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि ये डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज आ गई है। अब हम इस तरह से करंट और ओमेगा टी के बीच में एक ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ की नेचर हमारी बनेगी, आप देख रहे हैं जो करंट हमारे पास है, ये करंट कितना है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू आर, ये करंट का मैग्नीट्यूड है। अब ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पहले इस केस में जो करंट का सेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज है और एक कांस्टेंट है। इट मीन्स जो ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिए हैं उस ग्राफ की नेचर हमारी ये आ जाएगी जब ये हाफ साइकिल कंप्लीट कर देगा। उसके बाद जो करंट की डायरेक्शन है, जब ये लूप फील्ड से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे करंट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, नाउ इट बिकम क्लॉकवाइज। तो इट मीन्स जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास यहाँ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। आप इस बात को समझ रहे हैं, इट विल बी लाइक दिस। इन दिस वे आपका क्वेश्चन ये था कि आपने 2 रोटेशन के लिए इस ग्राफ को डिस्कस करना है। एक रोटेशन कितने का होता है, 2 पाई का होता है, तो 2 रोटेशन कितने का हो जाएगा, 4 पाई का हो जाएगा। इज द आंसर। थैंक यू।